नमस्कार, सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपके सामने एक नए टॉपिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है कि आप बहुत अच्छे से करेंगे और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह भारत की सबसे बड़ी अदालत है। कौन सी अदालत है? भारत की सबसे बड़ी अदालत है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जो मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लगते हुए कम टाइम में आपके सारा जो मेन इम्पोर्टेंट जो वो है वो सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। देखिए, स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है। उसके बाद संवैधानिक जो प्रावधान है वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद से कितने तक इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है लिखित वर्णन किया गया, अनुच्छेद 124 से 147 तक। और मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में। ठीक है। और यह भारत की सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इसके आगे कोई फैसला नहीं होता, लास्ट फैसला यही होता है। ठीक है। और मेन चीज़, जो भारत के न्यू CJI हैं, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? सूर्यकांत। कौन है? सूर्यकांत जी। सूर्यकांत। ठीक है। ये हमारे न्यू CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखिए, इनको शपथ अगर ये पूछा जाए, जो सूर्यकांत जी जो मुख्य न्यायाधीश बने, इनको शपथ कब मिली थी? ये शपथ कब दी गई थी? 24 नवंबर 2025 में राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। ठीक है। 24 नवंबर 2025 में। और ये कौन से नंबर के न्यायाधीश हमारे? ये भारत के कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं? 53वें नंबर के न्यायाधीश हैं। ठीक है। कौन सा स्थान है इनका? 53। चलिए आगे करते हैं। जो मुख्य तथ्य हैं वो देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो CJI हैं वो टोटल कितने हैं? अधिकतम कितने हैं? 33। 33 तो होते ही हैं, और एक जो वर्तमान में होता है वो तो 34 होते हैं ये। ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यू CJI है वो सूर्यकांत जी हैं। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 ईयर। जब ये इनको रिटायर किया जाता है तो वो एज कितनी होती है इनकी? 65 ईयर। आगे देखिए कि न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया या महाभियोग, जब न्यायाधीश को हटाते हैं तो किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, जो मुख्य शक्तियाँ होती हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट की वो कौन सी हैं? न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। किसी भी कानून या निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर देखिए, किसी भी कानून या निर्णय को, अगर कोई भी कानून है वो जनता को मान्य नहीं है, ठीक है, और तो उसके लिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई भी उसके खिलाफ आदेश आ जाता है उस कानून के खिलाफ, तो वो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, मतलब वह जनता के लिए मान्य नहीं होता। संविधान का संरक्षक कैसे माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को? जो मौलिक अधिकारों की हमारे रक्षा करता है, क्योंकि जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, जनता को जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, अगर उनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा होता है तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। अभिलेख न्यायालय कैसे होता है? इसमें निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट में फैसले किए जाते हैं उनका सभी एक रिकॉर्ड रखा जाता है लिखित रूप में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिलेख न्यायालय। नेक्स्ट देखिए, अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दंड देने की शक्ति होती है इनके पास। अगर कोई भी गलत कार्य किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने आप ही उसके लिए दंड को निर्धारित कर सकते हैं। पूर्ण न्याय देने की शक्ति, ये अनुच्छेद 142 में है। तो पूर्ण न्याय देने के लिए कोई भी आदेश ये दे सकता है, और यह जो भी आदेश यहाँ पे दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में वो हर एक के लिए मान्य होगा,
और वह जैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। अनुच्छेद 141 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी, जैसे हाई कोर्ट में अगर किसी के साथ किसी को मतलब कोई भी फैसला वो किसी के अनुरूप अगर नहीं होता तो आगे वो उसके लिए अपील कहाँ कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा वो सबके लिए सर्वमान्य होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, पहले ये देखते हैं कुछ ज्यूरिडिक्शन होते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट में, वो देख लेते हैं पहले कौन से होते हैं। मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार कौन से होते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं वो सुनते हैं। मूल क्षेत्राधिकार में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक राज्य में आपस में जब विवाद होता है तो वो सारे फैसले कहाँ किए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और यह अनुच्छेद 131 के तहत, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 131 के तहत होता है सब कुछ, जो सारा ये राज्यों के बीच में जो भी आपस में विवाद होता है, केंद्र में सरकार में या राज्य सरकारों में या एक से अधिक राज्यों के बीच में, जिसमें भी जो भी कोई विवाद होता है वो सारे फैसले कहाँ होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। सेकंड देखना, दूसरा क्षेत्राधिकार कौन सा है इसमें? अपीलेट यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या होता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ, जो उच्च न्यायालय के फैसले होते हैं, हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं उनके खिलाफ अपील सुनाता है। तो देखो, यह देश की अंतिम अदालत माना गया है। सुप्रीम कोर्ट को देश की अंतिम अदालत माना गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट में जो भी फैसला होता है अगर वह पब्लिक को मान्य नहीं है तो उसके खिलाफ आवाज़ कहाँ उठाई जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें कोई भी, चाहे कोई भी किसी प्रकार का केस है, चाहे वो सिविल केस है या कोई क्रिमिनल केस है, वो सारे केस कहाँ होते हैं? चाहे कोई सिविल केस है या फिर कोई क्रिमिनल केस है, तो वो इनके सभी की सुनवाई कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट की तरफ से वो फैसला हमें मान्य नहीं है तो उसकी सुनवाई के लिए हम दोबारा अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। आशा करती हूँ टॉपिक आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखना, परमादर्शी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी मतलब सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति के संदर्भ में राय देता है। कौन से अनुच्छेद में लिखा है ये? एक अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के संदर्भ में राय देता है। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को किसी कानून या कोई भी तथ्यात्मक कोई सलाह अगर देनी है तो सुप्रीम कोर्ट उनको दे सकता है। और यह किस उसके तहत बताया गया है? अनुच्छेद 143 में। अब आगे देखिए, रिट क्षेत्राधिकार। रिट क्षेत्राधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। अगर किसी भी इंसान का, जितने भी हमें संविधान की तरफ से मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 32 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सकते हैं? हम रिट जारी कर सकते हैं। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जा सकती है। जैसे अगर इसमें ऐसा कुछ भी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है या परमादेश है, कुछ भी है, तो उनके खिलाफ हम जो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब देखो, हैबियस कार्पस, मैडम्स, क्वो वारंटो, स्ट्रियोरी, प्रोहिबिशन, ये हैबियस कार्पस को क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताती हूँ आपको। ये कर लेते हैं, देखो, रिट अनुच्छेद 32। तो इसमें क्या होता है? इसमें रिट में हैबियस कार्पस क्या होता है? अवैध हिरासत से मुक्ति पाने के लिए, अवैध हिरासत से मुक्ति पाने के लिए रिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या होता है? किसी भी अवैध रूप से अगर हमें कैद किया गया, हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, मैडम्स क्या होता है? मैडम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? परमादेश बोलते हैं। मैडम्स को क्या बोलते हैं? परमादेश।
अब ये किसी सरकारी अधिकारी को कर्तव्य निभाने का आदेश दिया जाता है। किसी भी सरकारी अधिकारी को या फिर किसी भी कोई भी ऐसी संस्था है कि हमारे नियमों के अनुरूप वो कार्य नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, उसको आदेश देते हैं और वह उन्हीं नियमों के अनुसार वो कार्य करेगी और अपना कर्तव्य निभाएगी। ठीक है। जैसे किसी भी सरकारी संस्था अधिकारी है कोई भी, अगर काम ढंग से नहीं कर रहा तो उसको आदेश दिया जाएगा, मैडम्स मीन्स परमादेश दिया जाएगा, जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसको वो कार्य ठीक करना पड़ेगा। आगे देखो, क्वो वारंटो। क्वो वारंटो क्या होता है? ये इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अधिकार परीक्षा। ठीक है, इसको बोलेंगे अधिकार परीक्षा। किसी व्यक्ति से यह पूछना कि वह किस अधिकार के पद पर बैठा है। किसी व्यक्ति से उसके पद का अधिकार जानना, अगर वो किसी भी पद पर आसीन है तो उसके उसके अधिकारों के बारे में पता करना कि अगर आप इस पद पर आसीन हो तो आपके अधिकार क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ों का पता करना ये इन सब में आता है। स्ट्रियोरी, तो इसमें क्या होता है? स्ट्रियोरी में उत्प्रेक्षण बोलते हैं उसको। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? उत्प्रेक्षण। ठीक है, उत्प्रेक्षण निचली अदालत के फैसले को, जैसे कोई भी निचली अदालत का फैसला है, ठीक है, तो वो हमें मान्य नहीं है, तो उसका भी जो भी आदेश दिया गया है निचली अदालत की तरफ से, तो हम उसे रद्द कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जा करके। तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। वो श्योर में निचली अदालत अधिकारी के आदेश को रद्द करना, जो भी निचली अदालत के अधिकारी ने जो भी आदेश दिया है, अगर वह सही है या गलत है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं उसके दोबारा से अपना न्याय के लिए, तो वो उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? रद्द किया जा सकता है। प्रोहिबिशन, निचली अदालत अधिकारी को सीमा से बाहर जाने से रोकना। अगर कोई भी, इसमें क्या होता है प्रोहिबिशन में? प्रतिषेध लगाना। तो निचली अदालत का कोई भी अधिकारी है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है प्रोहिबिशन का? प्रतिषेध लगाना, मतलब रोक लगाना। अगर कोई भी अधिकारी है निचली अदालत का, वो अपनी मन की मर्जी के अनुसार काम कर रहा है, वो नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है कि आप सीमा से बाहर कार्य नहीं करोगे। आशा करती हूँ ये सारा आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ये क्लास आप अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। तो अब अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय की, सब कुछ रिटर्न में होता है यहाँ पे। अनुच्छेद 131 में क्या है? मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार जो मैंने अभी आपको बताए थे कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं, कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो जो इनका विवाद चलते हैं वो सारा सब कुछ। ठीक है, आगे देखिए, अपीलीट क्षेत्राधिकार, ये कौन कितने अनुच्छेद में? 132 से 136 तक। उसके बाद अनुच्छेद 137 में अपने निर्णय की पुनर्विचार शक्ति। और अनुच्छेद 141 में क्या है? निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। जिस भी, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम माना जाता है, ठीक है, अगर किसी भी कोर्ट से हमें कोई फैसला मिलता है और वो हमें मान्य नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा वो सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा, वो उनको मानना पड़ेगा। अनुच्छेद 142 में क्या है? पूर्ण न्याय देने की शक्ति। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को परामर्श, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम, जो भी नियम है वो उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। अनुच्छेद 32 में क्या है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति होती है। जो मौलिक अधिकार हैं, अगर हमारे उनका हनन हो रहा है तो उनकी सुरक्षा के लिए हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील कर सकते हैं। आगे देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का महत्व देख लेते हैं क्या है। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकारी, ठीक है, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और राज्य के विभिन्न अंगों, विधायिका कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और लोकतंत्र का अंतिम प्रहरी है, क्योंकि जनता के लिए
जितने भी जो भी फैसले होते हैं, जो भी नियम कानून बनते हैं, वो सारे लोकतंत्र के अनुसार ही किए जाते हैं। तो मैंने मतलब बहुत कोशिश करी है ये टॉपिक को अच्छे से करवाने की। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब वीडियो देखते हो लेकिन कभी कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मुझे भी एक हौसला मिले कि हाँ, वीडियो देखते हैं और सबको अच्छी लगती है, तो ये पता मुझे भी चले। धन्यवाद आपका।